हेलो गाइस, नमस्कार। मैं रितु शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और आप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि सरकार एमएसपी को कानून क्यों नहीं बना सकती, सरकार को इंटरनेशनल मार्केट में एमएसपी की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है और एफसीआई को स्टॉक रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने बात की थी कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही आंदोलन क्यों कर रहे हैं और सरकार को इन बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इस आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। और हम डे टू डे लाइफ में इन सब मुद्दों के ऊपर बात करते हैं और हम व्हाट्सअप शेयर करते हैं, हम पोस्ट करते हैं, तो हमें इन मुद्दों की पूरी जानकारी होनी चाहिए और इसी जानकारी को प्राप्त करने में मैं आपकी मदद करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लगभग 25 से 27 दिनों से जो किसान हैं वो दिल्ली में जुटे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनको मनाने की कोशिश कर रही है बट वो आंदोलन वापस लेने के तैयार नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें केंद्र सरकार और किसान नेता और बाकी प्रदेशों के जो किसान नेता हैं वो भी इसमें शामिल हों। और क्योंकि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है जिससे भारत की जो छवि है वो धूमिल हो रही है, तो हमें इसे बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। इस तरह से धरने देकर, इस तरह सड़कें जाम करके किसी भी समस्या का हल निकाला नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप तब तक ही प्रदर्शन कर सकते हैं जब तक कि किसी की संपत्ति और जान की हानि ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को उनका विरोध प्रदर्शन करने का जो तरीका है वो बदलने की सलाह दी है और सरकार को, केंद्र सरकार को बोला है इन बिलों को, कानून को किसी तरह से होल्ड करने का जो तरीका है वो तलाशें। अब सवाल ये उठता है इस कोरोना वायरस के टाइम पे इतनी सारी भीड़ का जमा होना कहाँ तक जायज़ है और ये कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरा, सड़कें जाम करने से लोगों के व्यवसायों और नौकरियों पर भी असर पड़ रहा है। और तीसरा, जो सड़कें हैं वो सबकी संपत्ति हैं, आप उनको इस तरह से होल्ड करके नहीं रख सकते। हम सब टैक्स देते हैं उसके बाद ही सड़कें बनती हैं, तो इनका सड़कों पर सबका समान अधिकार है। तो अब जो किसान नेता हैं वो अब एक नई मांग कर रहे हैं कि जो एमएसपी है उसको कानून बना दिया जाए। अब सरकार ये बोल रही है कि हम आपको लिखित में ये देने के लिए तैयार हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन एमएसपी को कानूनी मान्यता बनाने की बात पहले वाले कानूनों में भी नहीं थी, इसलिए इसे नए कानूनों में भी शामिल नहीं किया गया। दूसरा, एमएसपी को कानून दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था में नहीं बनाया गया है और ये पॉसिबल नहीं है और इसके कई कारण हैं। अगर इसको एमएसपी को कानून बना दिया गया तो इसका मतलब होगा राइट टू एमएसपी। तो जिसको एमएसपी नहीं मिली वो कोर्ट जा सकता है और एमएसपी ना देने वाले को सजा हो सकती है। तो अगर मान लीजिए चने या दाल के जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनकी मांग मार्केट में गिर जाती है, तो ऐसे में इन फसलों को किसानों से कौन खरीदेगा, क्योंकि कंपनियां इस डर से नहीं खरीदेंगी कि उनको कोर्ट जाना पड़ सकता है। तो ये जो फसलें हैं ये किसान के पास ही रखी रह जाएंगी। और अब हमें एमएसपी के दूसरे पहलुओं को भी नज़र डालने की ज़रूरत है। अब अभी तो क्या है, एक एमएसपी तय करते टाइम एक फेयर क्वालिटी जो एवरेज गुणवत्ता है वो तय होती है। और अगर फसलें इन गुणवत्ताओं पर खरी ना उतरे तो इनको किसानों से कैसे खरीदा जाएगा, क्योंकि अब अभी तो कम गुणवत्ता होने के बाद भी कंपनियां खरीद लेती हैं, लेकिन बाद में ऐसा कोई नहीं खरीदेगा। तो किसानों और कंपनियों दोनों के पास सामने बड़ी समस्याएं आएंगी। दूसरा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी जो कंपनियां हैं वो आयात करने लग जाएंगी, क्योंकि हमारे उपजों के दाम कई देशों से ऑलरेडी ज़्यादा हैं। तो कंपनियां आयात करने लग जाएंगी और सरकार उनको रोक नहीं पाएगी। और अगर सरकार के ऊपर इन फसलों को खरीदने का जो प्रेशर है वो पड़ेगा, अगर सरकार इन 23 फसलों को और इनके 23 फसलों का जो एमएसपी है और एमएसपी के खर्चों की बात करें तो एफसीआई की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 14% प्रोक्योरमेंट टैक्स, जिसमें आड़ित्य टैक्स, मंडी टैक्स, रूरल डेवलपमेंट सेस, स्टोरेज, लेबर, ये सब आता है। 12% पीडीएस के तहत वितरण करने का खर्चा और 8% होल्डिंग कॉस्ट, तो ये लगभग 34% एक्स्ट्रा खर्चा आता है। अगर गेहूं की वैल्यू 2000 क्विंटल है तो ये एफसीआई को 3000 क्विंटल पड़ती है।
तो अगर इन 23 फसलों के एमएसपी और इसके ऊपर खर्चों के जोड़ लिया जाए तो ये 15 लाख करोड़ का खर्चा बैठेगा, जो कि केंद्र सरकार के बजट का 85% से भी ज़्यादा है। तो अब सरकार क्या करेगी, अब इन खर्चों की अगर आपूर्ति के लिए वो टैक्स बढ़ाएगी, तो जो टैक्स करों में, यानी कि करों में उसको 3 गुना ज़्यादा वृद्धि करनी पड़ेगी, तो इस पे टैक्स पेयर पे दबाव पड़ेगा। दूसरा, जो किसान हैं वो भी कंज्यूमर हैं, तो अगर उपज के दाम बढ़ते हैं तो उनके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। तो दूसरा, भारत में कृषि क्षेत्र में हर जगह बहुत ज़्यादा विविधता है, कहीं गंगा जमुना के विस्तृत मैदान हैं, कहीं जंगल हैं, कहीं पहाड़ हैं। तो खेती में सब जगह विविधता है, और ना सिर्फ खेती में बल्कि जलवायु में, भौगोलिक स्थिति में, मिट्टी के प्रकार में, सांस्कृतिक व्यवहार में, खान पान में, हर चीज़ में विविधता है। तो ऐसे में एमएसपी लागू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी तो क्या है, सरकार सारी सूचनाओं को एक औसत निकाल के एमएसपी तय करती है, लेकिन क्या सबके खर्चे और उत्पादन की लागत सेम होती है? बिल्कुल नहीं, सबके खर्चे और जो लागत हैं वो अलग अलग होती है। इसलिए जैसे एग्जांपल आप मान लीजिए, चने की जो फसल है उसकी उत्पादन की हम लागत बात करें पर हेक्टेयर, बिहार में वो पड़ता है 18,000 रुपये अप्रॉक्स, और आंध्र प्रदेश में 30,000 रुपये अप्रॉक्स है, और ये महाराष्ट्र में 25,000 रुपये अप्रॉक्स है, हरियाणा में 17,000 रुपये अप्रॉक्स है। तो सब जगह अलग अलग है जो उत्पादन की जो लागत की बात है। इसका जो सबसे डिफरेंस का सबसे बड़ा कारण है मजदूरी पर होने वाला व्यय। अब मजदूरी पर होने वाले व्यय की बात करें तो ये भी सब जगह अलग अलग है। बिहार में 44% है, आंध्र प्रदेश में 44% है, हरियाणा में 65% है, मध्य प्रदेश में 33% है, राजस्थान में 48% है। तो सब जगह अलग अलग है, इसलिए एमएसपी लागू करना पॉसिबल नहीं है। अब इंटरनेशनल मार्केट में एमएसपी को लेकर क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे पहले जो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के ये रूल्स हैं कि आप विकसित देश 5% और विकासशील देश 10% किसी जीडीपी सब्सिडी का दे सकते हैं, मतलब इतने कृषि सब्सिडी दे सकते हैं। लेकिन भारत को हमेशा विश्व व्यापार संगठन के सामने हमेशा झुकना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है हमारे यहाँ गरीबी है तो हमें सब्सिडाइज फूड देना पड़ता है। लेकिन जो WTO है वो एमएसपी को बैड सब्सिडी काउंट करता है, क्योंकि ये बाजार को प्रभावित करता है। 2018 में एक विश्व व्यापार संगठन में एक बैठक हुई थी जो इसी मुद्दे पर बात हुई थी। हालांकि 2014 से भारत कह रहा है कि वो विकसित देशों से भी कम सब्सिडी देता है, लेकिन विकसित देश हमेशा भारत पर ज़्यादा सब्सिडी देने का आरोप लगाते आए हैं। दूसरा, 2015 में एक FCI के पुनर्गठन पर शांता कुमार कमेटी बनाई गई थी, और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो एमएसपी है वो सिर्फ 6% किसानों के लिए लाभकारी है, यानी कि सिर्फ किसानों के लिए 6% ही लाभकारी है, 94% लाभकारी नहीं है। अब सवाल ये उठता है, जो व्यवस्था 94% लाभकारी नहीं है उससे किसानों का भला कैसे हो सकता है? कृषि अर्थशास्त्री विजय सरदाना जी कहते हैं कि जो सरकार है वो किसानों को सब्सिडी भी देती है, एमएसपी भी देती है। तो अब जो फसलों की कीमत है वो बाजार के हिसाब से तय होनी चाहिए, ना कि सरकार द्वारा नियंत्रित की जानी चाहिए। और किसान और सरकार दोनों को मिलकर फसलों की लागत कम करनी चाहिए, और एमएसपी से ही किसानों का भला हो सकता है। ये अवधारणा गलत है। हमें अपने कृषि बाजार खोल देने चाहिए, जैसे कंबोडिया, वियतनाम जैसे देशों ने अब चावल के लिए अपने बाजार खोल दिए। इससे वहाँ गरीबी भी कम हुई है, किसानों की आय भी बढ़ी है। तो हम क्या है, पहला हम फसलों को पैदा करने के लिए सब्सिडी देते हैं, फिर उसके व्यापार के लिए सब्सिडी देते हैं। तो हम क्या है, कृषि क्षेत्र में पीछे की तरफ जाना चाह रहे हैं, जहां पर जो फसलों को पैदा भी सरकार कराएगी और फसलों की जो खरीद है वो भी सरकार करेगी। तो अब हमें थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। हम ज़रूरत से ज़्यादा जो सरकार पर डिपेंड हो चुके हैं, उस वजह से कृषि जो जीडीपी में उसका जो योगदान है वो इतना नहीं हो पा रहा है। तो प्रमोद कुमार जोशी, जो कि फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रह चुके हैं, वो BBC से बातचीत में उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर कानून भारत कृषि क्षेत्र का कोई स्थायी समाधान नहीं है। हमें इसमें तकनीक का सहारा लेना चाहिए, फसलों में लागत, नई तकनीक की फसल जिसका बाजार में बेहतर मूल्य मिल सके। तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए,
किसानों को कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, आधुनिक मशीनें जिससे उनका श्रम कम हो, पराली से रिलेटेड मशीनें ताकि भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहे और प्रदूषण भी खत्म हो सके। और ये जो 34% एक्स्ट्रा खर्च होता है जो जो एमएसपी के ऊपर जो सरकार खर्च करती है, ये किसानों तक नहीं पहुंचता, तो इसको किसानों तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो किया जाए, जिससे कृषि समस्याएं सुलझे और किसानों को मुनाफा हो सके और उनका कृषि जीडीपी में योगदान बढ़ सके। तो अब जो विपक्ष के जो नेता हैं वो वन नेशन वन मार्केट का विरोध कर रहे हैं और 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में उन्होंने ऐसे ही कानून लाने का वादा किया था और अब वो डबल स्टैंडर्ड रुख अपना रहे हैं। पहले अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी फूट डालो राज्य करो, और अब कुछ नेता अपना रहे हैं। वो नहीं चाहते किसानों से रिलेटेड मुद्दे कभी सुलझे, क्योंकि उनके जो वोट पाने के जो मुद्दे हैं वो यही हैं। अगर ये मुद्दे सुलझ गए तो उनको वोट किस बेसिस पे मिलेगा। तो अब हमें सब तरीके से चीज़ें राजनीति बेसिस पे, इंटरनेशनल बेसिस पे किसानों के हर बिंदुओं को हमें जोड़ने की ज़रूरत है। आप खुद सोचिए, जब हम रोज़ खबरें सुनते हैं कि किसान जो हैं वो बहुत कर्ज में हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे में इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ वो प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और आप खुद सोचिए, हमें सरकार से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम विरोध प्रदर्शन पे बैठ जाएं। और अगर आप विरोध प्रदर्शन पे निकलते हैं, क्या इतने सारे लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपके साथ आएंगे? ये तभी होता है जब बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग की गई हो। तो ये इसमें डेफिनेटली साजिश है बहुत बड़े लेवल की। और आई रियली रिस्पेक्ट ऑल फार्मर्स एंड I really respect the Sikh community from the bottom of my heart, but यहाँ बात देश की है और जिस कार्य से देश की जो छवि है वो बाहर विदेशों में अगर धूमिल हो, वो किसी भी देशभक्त के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। और हमें अब सब तरीके से समझने की ज़रूरत है। और जितना मैंने रिसर्च किया है, अगर आपको इसकी प्रदर्शन की गणित समझ में आ गई होगी, उस बेसिस पर मैं कह सकती हूँ ये विरोध प्रदर्शन जो है किसानों से ज़्यादा आड़ित्यों का विरोध प्रदर्शन है। आड़ित्य यानी कि जो कमीशन एजेंट्स जो किसान से सस्ते दामों पर खरीद कर सरकार को बेचते हैं और एमएसपी का लाभ उठाते हैं, क्योंकि छोटे किसान एमएसपी का लाभ नहीं उठा सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आपको आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और अभी कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट ब्रिटेन में मिला है, जो कि पहले से 70 गुना ज़्यादा उसको खतरनाक बताया जा रहा है। तो आप अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें और 6 फीट का जो गैप है और मास्क का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। और इसके अलावा टाइम टू टाइम हैंड वॉश ज़रूर करें। और मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जो है टाइम टू टाइम कभी बीच में बना दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स की हेल्थ जो है अच्छी रहे और खुश रहें, अपना ख्याल रखें। और अगर मेरी जो मेहनत है वो आपको पसंद आई है, तो अगर आप नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब फॉर press bell icon for timely notifications। and at the end बस मैं यही कहना चाहूँगी, आपको मैरी क्रिसमस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने फैमिली का ख्याल रखें और रिस्पेक्ट योर लॉ, रिस्पेक्ट योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट योर कंट्री। दिस इज ऋतु शर्मा साइनिंग ऑफ। जय।